अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 9 है, जिसका टाइटल है 3 जून 1947 प्लान, या इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ये CSS के पास्ट पेपर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 9 है। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 तक रिकॉर्डेड यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो प्लान है ना, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया की नेशनल कांग्रेस थी, जो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी, इसके अलावा मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात थी मुस्लिम लीग, और तीसरी कम्युनिटी थी सिख कम्युनिटी, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। वो था 3 जून 1947, जिसके तहत इंडिया की तकसीम की जानी थी। तो जो इंडिया की तकसीम की जानी थी ना, ये लास्ट इंडिपेंडेंस एक्ट है जी। इससे पहले भी कई इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुए, उन इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, जैसे कि बंगाल पार्टीशन का 1905 में हुआ था। खैर, इसमें यह है कि ये बर्रे-सगीर का ना सब कॉन्टिनेंट का लास्ट इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है। इसको माउंटबेटन एक्ट भी बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन एग्रीमेंट भी बोला जाता है, 3 जून 1947 का मंसूबा भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी एटली अनाउंसमेंट। ये एटली कौन था? ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था। अब यूके जो है ना, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। इसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें इंग्लैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, इसके अलावा वेल्स आ गया, एक और कंट्री है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। तो चारों कंट्रीज़ का एक प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। और इसके अलावा इस वक्त जो इधर बादशाह था ना, वो किंग जॉर्ज 6 था। तो क्लेमेंट एटली जो था, इसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, 20 फरवरी 1947 को इसने कहा जी, जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक का नाम पाकिस्तान होगा, एक का नाम इंडिया होगा। जब इनको हम डिवाइड कर देंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट ट्रांसफ़र है, जो राइट्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र है, यानी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपने कल्चर के लिहाज से, अपने रिलीजन के लिहाज से, जो इंडिया और पाकिस्तान रहेंगे ना, जो कंप्लीट ट्रांसफ़र, यानी कि बरतानिया मुकम्मल तौर पर सब कॉन्टिनेंट का कोई किसी लिहाज से ज़िम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। वो जो सब कॉन्टिनेंट है ना, बरतानिया की लिस्ट से निकल जाएगा, यानी कि उनकी बादशाहत से निकल जाएगा। वो कब निकलेगा जी? 3 जून 1948 तक निकल जाएगा। ये हो गया। दूसरी उसने बात की थी, जो इसमें प्रिंसली स्टेट है ना, जो बादशाही रियासतें हैं, जिसमें बहावलपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हमारे पास सिलहट का इलाका हो गया, चित्राल हो गया, दीर हो गया, ऐसी जितनी भी रियासतें हैं जिनमें बादशाही रियासतें, यानी कि जिन पर बादशाह अलग-अलग बादशाह हुक्मरानी करते हैं, 565 है। इसका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, जब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो इलाके आने हैं वो आ जाएंगे, इसके बाद जो बादशाही रियासतें हैं या शाही रियासतें हैं, इनका फ़ैसला इसके बाद किया जाएगा, कंप्लीट राइट्स का ट्रांसफ़र होने के बाद। अब बात करते हैं 3 जून 1947 का प्लान आखिर है क्या था। तो सबसे पहली बात, 3 जून 1947 के प्लान को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक प्लान दिया। वो प्लान में कुछ प्रिंसिपल्स शामिल थे। उस प्रिंसिपल में क्या क्या शामिल था? लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो बरतानिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया। सबसे पहला ये था कि सक्सेसर गवर्नमेंट वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। क्या मतलब? जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदुओं का इलाका होगा, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वो मुसलमानों का इलाका होगा। दूसरी बात, ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ को बादशाही या बादशाहत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो अपने मुताबिक इसको चला सकते हैं। ऑटोनॉमी होगी, ऑटोनॉमी के वो किसी के नीचे रहकर, यानी कि बरतानिया के नीचे रहकर काम नहीं करेंगे। अब वो आज़ाद होंगे, वो अपना आइन बना सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट है ना, जो शाही रियासतें हैं,
उनके पास चॉइस होगी, वो या तो पाकिस्तान के साथ ऐड हो जाए या इंडिया के साथ अटैच हो जाए। लेकिन उनका जो अटैच होना है वो दो प्रिंसिपल, दो फैक्टर्स की बुनियाद पर किया जाएगा। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो है जी जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जो हिंदुओं की रियासतें हैं ना, उनके साथ जितनी शाही रियासतें हैं उनको कोशिश की जाएगी कि हिंदुस्तान के साथ ऐड कर दिया जाए, इंडिया के साथ ऐड कर दिया जाए। और दूसरा ये भी देखा जाएगा कि पीपल की विशेष क्या, कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ ऐड होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। इन सिंपल वर्ड्स के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐड हो, लेकिन वो इलाका हिंदुस्तान के साथ मिलता है, तो उन्हें जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से भी देखा जाएगा और पीपल की विशेस, लोगों की ख्वाहिशात के लिहाज से भी देखा जाएगा। दोनों को देखते हुए जो चीज़ डोमिनियन में होगी, जिसमें ज़्यादा कसरत होगी, जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी, उस लिहाज से उस इलाके को उस कंट्री के साथ अटैच कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजंस। प्रोविजन का मतलब ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है ना, मिसाल के तौर पे फ़ौज हो गई, असला हो गया, प्रॉपर्टी होगी, रुपीज़ हो गए, यानी कि जो इसके सब कॉन्टिनेंट के एसेट्स हैं ना, उनकी डिवीज़न कैसे हुई, उसे प्रोविजंस बोलते हैं। तो प्रोविजन में सबसे पहले ये है कि सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्से होंगे, एक इंडिया होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा, और ये जो दो हिस्से 15 अगस्त को अनाउंस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बंगाल है और पंजाब है, बंगाल और पंजाब को दोनों कंट्रीज़ में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, पीपल की विशेस के लिहाज से तकसीम या डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान बनेगा उसके अंदर और जो इंडिया बनेगा इसके अंदर, दोनों के अंदर गवर्नर जनरल के ऑफिस भी बिल्डअप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ आज़ाद होंगे कि वो अपना अपना नया कानून बनाएं, और जो बरतानिया का कानून है ना, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि बरतानिया अपना कानून मज़ीद सब कॉन्टिनेंट पर नहीं लगाएगा। इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद है। अगर ये दोनों मुल्क किसी लिहाज से कानून बनाने में इनसे देर हो जाती है, तब तक वो इंडियन एक्ट 1935 को ही फॉलो करेंगे, जब तक वो नया कानून नहीं बना लेते। इसके अलावा जो बरतानिया की या ब्रिटिश की इम्पीरियर ऑफ इंडिया है ना, मतलब कि इंडिया का जो बादशाहत है वो बरतानिया के पास है, इसका टाइटल भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मज़ीद यही होगा कि जो बरतानिया के रियासत में 4 कंट्रीज़ आते थे और इसके अलावा इंडिया आता था, तो अब इंडिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और बाकी जो इलाके हैं वो वैसे ही रहेंगे। यानी कि उनकी जो लिस्ट बनी हुई है ना, उस लिस्ट में इंडिया का नाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में प्रॉपर्टी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसके अलावा और भी जो असला वगैरह हो गया, बाकी जो चीज़ें उनकी भी मुनसिफाना तकसीम कर दी जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से इलाके किस किस कंट्री को मिले। तो सेलियन फ़ीचर्स, नुमायाँ खसूसियात कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के 2 हिस्से होंगे, एक का नाम इंडिया, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा, और इनकी जो पार्टीशन है वो 15 अगस्त 1947 को कम्प्लीटली अनाउंस कर दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन से इलाके आएंगे। पाकिस्तान के हिस्से में ईस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट पंजाब हो गया, सिंध हो गया, चीफ़ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान हो गया, इसके अलावा KPK हो गया, बंगाल और असम हो गया। लेकिन जो बंगाल का इलाका है ना, ये बरतानिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलता रहेगा, जब तक नया कानून नहीं बनाया जाता या लोग यहाँ के लोग अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करते। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 में डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया और वेस्ट बंगाल इंडिया को दे दिया गया जी। और जो सिलहट का इलाका है ना, सिलहट का इलाका में रेफरेंडम यानी कि वोटिंग होगा। वोटिंग में देखा जाएगा कि लोग ज़्यादा पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं या इंडिया के साथ अटैच होना चाहते हैं। एक वेस्ट पंजाब होगा और एक ईस्ट पंजाब होगा। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का होगा और जो ईस्ट पंजाब होगा वो इंडिया का होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेलिएंट फीचर्स हैं, जिसमें जी द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू प्रोविंसेस वर टू बी डिटरमिन्ड वेदर बिफोर आर आफ्टर अपॉइंटेड डेट। यानी कि जो गवर्नर जनरल है ना, इसके बाद एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा
वो जो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री की लाइन खींचेगा कि ये इस बाउंड्री के इस तरफ इंडिया है और इस बाउंड्री के इस तरफ पाकिस्तान है, यानी कि इस लाइन के इस तरफ इंडिया होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान होगा। और वही बात दोबारा कि जब तक दोनों कंट्रीज़ अपना अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन नहीं बना लेते, तब तक वो इंडियन एक्ट 1935 के तहत ही चलते रहेंगे। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन, यानी कि दोनों कंट्रीज़ का ना अपना अपना गवर्नर जनरल होगा। बेहतर यही है कि दोनों का गवर्नर जनरल एक ही हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर जनरल है ना दोनों का सेम पर्सन एज गवर्नर जनरल ऑफ बोथ डोमिनियन। तो दोनों डोमिनियन पाकिस्तान और इंडिया का गवर्नर जनरल एक ही होगा, जो कि गवर्नर जनरल ऐसा होगा कि जिसके तहत पूरा कंट्री चलेगा। यानी कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जितनी भी जॉब्स को डिवाइड किया जाएगा, जॉब्स को देना या खैर जो गवर्नर जनरल की बाकी जो पावर्स है ना वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये जो स्लाइड लिखी हुई है पावर ऑफ गवर्नर जनरल सेक्शन 9। तो गवर्नर जनरल के पास कौन कौन सी पावर होगी? उसके पास पावर होगी वो लोगों को ड्यूटीज़ असाइन कर सके, राइट्स असाइन कर सके, जितने भी एसेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोगों को जॉब्स देनी है, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वो पूरे कंट्री का ना मालिक है। वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वही है, प्रेसिडेंट भी वही है, गवर्नर जनरल यानी कि पूरे पाकिस्तान का मालिक भी वही है। वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो 31 मार्च 1948 तक जो पावर है ना वो इंडियन एक्ट 1935 के तहत ही उन्हें जो पावर है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद गवर्नर जनरल के पास ये एबिलिटी होगी कि वो जो आइन है 1935 का इंडियन एक्ट उसको अडोप्ट करे या डिक्लाइन कर दे, उसके पास फुल पावर है। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। इसका जो बाकी पार्ट है उसका यानी कि इसका पार्ट 2 वो आपको कल रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। आज के पार्ट में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब वगैरह करें। और हाँ, मज़ीद अपडेट के लिए, नई वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।